हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की, कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। बेसिकली हम लोग बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे यहाँ पे, है ना, कि किसी बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस कैसे होती है, उसकी बात हमें करनी है। ठीक, तो देखिए कैसे ट्रांसक्रिप्शन को हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले पूरे मैकेनिज्म को हम लोग 3 स्टेप में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, जो पूरा ट्रांसक्रिप्शन का इवेंट है उसको हम लोग 3 स्टेप में डिवाइड करेंगे, ठीक वैसे जैसे हमने इसके पहले के लेक्चर्स में देखा है डीएनए रेप्लिकेशन में। तो डीएनए रेप्लिकेशन में हम लोगों ने उसको 3 स्टेप में डिवाइड किया था, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। एग्जैक्टली सेम तरीके से यहाँ पे भी करना है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो पहला स्टेप हो जाएगा इनिशिएशन, यानी प्रोसेस स्टार्ट करना है। दूसरा हो जाएगा इलोंगेशन, यानी प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है, आगे बढ़ाना है। ठीक है, और तीसरा स्टेप हो जाएगा टर्मिनेशन, यानी प्रोसेस को स्टॉप करना है। तो इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, ये 3 चीजें हैं, इन्हीं तीनों के बारे में हमें स्टडी करनी है। ठीक है, तो पहले इनिशिएशन में देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पे होगा। इनिशिएशन में रिक्वायरमेंट हमारा सबसे पहले होगा प्रोमोटर सीक्वेंस, है ना। जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, जो जहां से हमें ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करके पूरा आरएनए की सिंथेसिस करनी है, तो डीएनए का वो सीक्वेंस जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोल रहे थे, उसमें हमारा सबसे मेन होता है प्रोमोटर सीक्वेंस। तो यहीं से स्टार्ट होना है। प्लस यहाँ पे हमें चाहिए आरएनए पॉल होलो एंजाइम। होलो एंजाइम, देखिए होलो एंजाइम, प्रोमोटर सीक्वेंस, ये सारी चीजें मैंने पहले के वीडियो में बताई हुई हैं। तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा करके बाकी के वीडियोस आप देख सकते हैं इन सबके डिटेल स्टडी के लिए। ठीक है, तो आरएनए पॉल होलो एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। प्लस यहाँ रिक्वायरमेंट होगा एनटीपीज, यानी आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जिससे आरएनए बनना है। तो कौन कौन होते हैं? एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी, ये चारों न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत होगी। और इसको काम करने के लिए चाहिए मैग्नीशियम आयन, तो मैग्नीशियम आयन की भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, अब प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, कंटिन्यू करना है। तो कंटिन्यू करने के लिए हमें चाहिए टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। और टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? एंटीसेंस स्ट्रैंड, एंटीसेंस स्ट्रैंड। ठीक है, अब एंटीसेंस स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड क्या है वो भी मैंने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वाले वीडियो में आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो उसको आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्यों एंटीसेंस और सेंस बोल रहे हैं। प्लस यहाँ पे हमें चाहिए आरएनए पॉल कोर एंजाइम, कोर या एपो एंजाइम भी बोल सकते हैं, एपो एंजाइम, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट एंजाइम की जरूरत नहीं होती है, आगे हम लोग देखेंगे भी। ठीक है, और प्लस एनटीपीज की जरूरत तो पड़ेगी ही, यानी आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स एंड मैग्नीशियम आयन। ठीक है, टर्मिनेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? टर्मिनेटर साइट, यानी टर साइट की, जो कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के लास्ट में होगा। प्लस रो फैक्टर, रो फैक्टर की जरूरत होगी, जो कि एक तरह का प्रोटीन है। ठीक है, अब यही टर्मिनेशन में मदद करता है। क्यों मदद करता है? इसकी एक्टिविटी की वजह से। इसकी एक्टिविटी क्या होती है? ये अपने पास रखता है, मतलब इसका जो फंक्शन है उसके बेसिस पर हम इसको बोल सकते हैं डीएनए आरएनए हेलिकेज, है ना। तो उसके पास डीएनए आरएनए हेलिकेज है, एक्टिविटी है, यानी डीएनए और आरएनए के स्ट्रैंड्स के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे उनको ब्रेक करके ये अलग कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम है डीएनए आरएनए हेलिकेज। तो इसकी जरूरत हमें पड़ेगी टर्मिनेशन के लिए। क्लियर? तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इनिशिएशन से स्टार्ट करते हैं। देख, बैक्टीरिया में जो ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन मैकेनिज्म है, यानी इनिशिएशन स्टेप है, वो बहुत ही सिंपल होता है, बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, यानी डीएनए है। ठीक है, जिससे ट्रांसक्राइब होकर के आरएनए बनना है। प्रोमोटर सीक्वेंस हो गया और टर्मिनेटर सीक्वेंस हो गया, ये +1 स्टार्ट साइट हो गई। तो सबसे पहले रिएक्शन में हमारा आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम यानी पूरा कोर एंजाइम और साथ में सिग्मा फैक्टर
ये पूरे सिग्मा फैक्टर और कोर एंजाइम मिल करके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और जब रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करेंगे तो इस कोर एंजाइम और सिग्मा यानी होलो एंजाइम जो है यानी कंप्लीट एंजाइम वो आकर के प्रमोटर को बाइंड करेगा। क्यों बाइंड करेगा? क्योंकि सिग्मा फैक्टर जो होता है यही प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करता है। तो प्रमोटर को पहचानने का काम, रिकॉग्नाइज करने का काम सिग्मा फैक्टर का, और जैसे ही ये इसको आइडेंटिफाई कर लेगा फिर कोर एंजाइम उस पर बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बाइंडिंग हो गई। बाइंडिंग होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डीएनए हमारे पास, ये हमारा डीएनए है, और दूसरा इस डीएनए पे क्या अटैच हुआ? प्रोटीन। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन यानी दो तरह के कंपोनेंट हमें मिले कॉम्प्लेक्स में, और अभी डीएनए हमारा मेल्ट नहीं हुआ है, ओपन नहीं हुआ है, इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके बाद कोर एंजाइम अपना हेलिकेज एक्टिविटी दिखाएगा और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को प्रमोटर रीजन पे ब्रेक करेगा, सेपरेट आउट करेगा, तो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होगा तो डीएनए के स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, इस तरह से अलग आपको लूप के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। तो जब सेपरेट हो गया तब इस सेपरेशन में हम इसको क्या नाम देंगे? इस सेपरेशन में हम इसको बोलेंगे ओपन, क्योंकि अब ये ओपन हो गया है, ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स बना क्योंकि अब डीएनए मेल्ट हो चुका है, इसलिए ओपन लिख रहे हैं प्रोमोटर रीजन में। अब आरएनए बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड यानी एनटीपीज रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और एंजाइम हमारा आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट करेगा। तो छोटा सा आरएनए आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है रेड कलर का, ठीक है। तो जैसे ही आरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे अब तीन कंपोनेंट हो गए, डीएनए, प्रोटीन और आरएनए, इसीलिए इसको बोलेंगे ओपन टर्नरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि तीन कंपोनेंट है इसीलिए ओपन टर्नरी कॉम्प्लेक्स। और जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो सिग्मा फैक्टर का काम खत्म, क्योंकि सिग्मा को हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन फैक्टर, तो उसका काम सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कराना था। जैसे ही आरएनए की सिंथेसिस शुरू हो गई, थोड़ा सा आरएनए बन गया 9-10 न्यूक्लियोटाइड का, उसके बाद ये यहाँ से रिएक्शन से आउट हो जाएगा, निकल करके बाहर चला जाएगा और फिर सिर्फ कोर एंजाइम बचेगा और कोर एंजाइम उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा, कंटिन्यू रखेगा। क्लियर? तो अगला स्टेप जो है हमारा इलॉन्गेशन का। इलॉन्गेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि अब कुछ करना नहीं है, अब कोर एंजाइम धीरे धीरे आगे मूव करेगा, ठीक है, मूव करेगा और मूव करके आरएनए की सिंथेसिस करेगा। तो डीएनए की तरह ही जो आरएनए का सिंथेसिस है, उस आरएनए का सिंथेसिस भी हमेशा याद रखिएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होता है। आप देख सकते हैं पहला जो एंड बना वो 5 प्राइम एंड है आरएनए का, अब धीरे धीरे वो 3 प्राइम एंड इधर होगा और वो सिंथेसिस होगा, तो डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। इसीलिए जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगी वो इसका अपोजिट होगी 5 प्राइम का, 5 टू 3 प्राइम का, दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तब मैं इधर से कॉपी करता हुआ 5 प्राइम एंड पे ये चलेगा। क्लियर? तो इस तरीके से इनिशिएशन हो जाता है। अब बात करते हैं इलॉन्गेशन की। देखिए जो इलॉन्गेशन स्टेप है, इलॉन्गेशन स्टेप में क्या होगा, इनिशिएशन होने के बाद जैसे ही हमारा एंजाइम प्रोमोटर को क्रॉस कर जाता है तो इनिशिएशन हो जाता है। तो प्रोमोटर क्लियरेंस के बाद जब इनिशिएशन हो गया तो सिग्मा फैक्टर निकल जाता है, अभी आपने देखा। तो जब सिग्मा फैक्टर आउट हो जाएगा तो सिर्फ कोर एंजाइम बचेगा और कोर एंजाइम लगातार कंटिन्यूटी के साथ अपनी प्रोसेसिविटी मेंटेन किए हुए, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को कॉपी करता हुआ आरएनए बनाता जाएगा। तो इसी कंटिन्यूटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलॉन्गेशन स्टेप। और इस इलॉन्गेशन के बाद जैसे ही कोर एंजाइम टर्मिनल यानी टर्मिनेटर पॉइंट पे, टर्मिनेटर सीक्वेंस पे अप्रोच करेगा, तो अप्रोच करने के बाद से ही हमारा कौन सा स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में क्या होगा, एक्चुअली देखिए आरएनए बन चुका है और कोर एंजाइम टर्मिनेटर स्टेप पे पहुंचने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पहुंचने वाला होता है तब यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा किसका, रो फैक्टर का। तो रो फैक्टर आएगा। रो फैक्टर एक हेक्सामेरिक प्रोटीन है, इसमें 6 पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 पॉलीपेप्टाइड्स हैं, तो इसलिए हेक्सामेरिक प्रोटीन है। तो हेक्सामेरिक प्रोटीन है, ये क्या करता है, आरएनए के 5 प्राइम एंड को बाइंड कर लेता है। तो देखिए इसके बाद का स्टेप मैंने दिखाया है, आरएनए के 5 प्राइम एंड को क्या कर रहा है, रो फैक्टर बाइंड कर ले रहा है। जब रो फैक्टर यहाँ बाइंड हो जा रहा है तो इसके बाइंड करने से आरएनए में एक टेंशन जनरेट होता है और उस टेंशन की वजह से जहां कोर एंजाइम सिंथेसिस कर रहा था वहां पे आरएनए फोल्ड होकर के एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। तो आरएनए जब फोल्ड होकर के सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेता है, इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम लोग एक्चुअल में बोलते हैं हेयर पिन लूप।
क्योंकि बिल्कुल हेयर पिन लूप जैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे ये आपका बन गया। अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम डिटेल में देखें कि क्या सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन रहा है, तो देखिए ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड रहा, डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ये आरएनए। तो आरएनए देखिए एक हेयर पिन लूप बना रहा है जो डीएनए के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो इसी टर्मिनल पोर्शन को कट करना है। तो होता क्या है कि यहाँ पे ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनने का जो इंपॉर्टेंस है उस चीज को समझिए कि आखिर ये क्यों बनता है। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि देखिए रो फैक्टर अभी 5 प्राइम एंड पे बाइंड हुआ है और उसको इतना लंबा डिस्टेंस तय करना है, यहाँ तक पहुंचना है टर्मिनेशन के लिए, और कोर एंजाइम एकदम टर्मिनेटर पे पहुंच चुका है। तो अगर कोर एंजाइम को यहाँ पे स्टॉप नहीं किया जाएगा, यहाँ पे हॉल्ट नहीं किया जाएगा, तो ये तो सिंथेसिस करता हुआ टर्मिनेशन पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा, है ना, और सिंथेसिस बंद ही नहीं होगी, चलती रहेगी। इसलिए टर्मिनेशन पॉइंट पे कोर एंजाइम को स्टॉप करना है, हॉल्ट करना है। तो इसकी एंजाइम की हॉल्टिंग के लिए ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनने के बाद एक उलझा हुआ डिजाइन है, तो उसकी वजह से एंजाइम जो है वो आगे रीड नहीं कर पाता है, और जब रीड नहीं कर पाएगा तो वहीं पे हॉल्ट हो जाएगा, रुक जाएगा, और जब हॉल्ट हो जाएगा तब ये तेजी से आरएनए के ऊपर स्लाइड करता हुआ यहाँ पहुंचेगा। रो फैक्टर आरएनए पे स्लाइड करता हुआ यहाँ पहुंचेगा, और पहुंचने के बाद डीएनए आरएनए के बीच का जो जंक्शन है, इस जंक्शन को ये तोड़ देगा, ठीक है। तो जब जंक्शन टूटेगा तो आरएनए टूट करके अलग हो गया, और जैसे ही आरएनए टूट करके अलग हो जाएगा तो कोर एंजाइम भी वहां से हट जाएगा, प्रोसेस आपका स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो टर्मिनेशन है, यहाँ रो फैक्टर की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए इस तरह की टर्मिनेशन को हम लोग बोलते हैं रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। क्या बोलते हैं? रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। लेकिन सभी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स के लिए रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स होते हैं जहां रो फैक्टर की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहां पे ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ अलग सीक्वेंस का होता है, और उसमें नंबर ऑफ यू, यानी यहाँ पे इस सीक्वेंस को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यू 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 लाइन से होंगे, और तब डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? ए। तो ए और यू का एक लंबा स्ट्रेच मिलेगा जो कि काफी वीक होता है, कमजोर पॉइंट होता है। इसलिए रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर में, जहां रो फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वहां इस तरह का कॉम्बिनेशन मिलेगा, और तब इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बनते ही प्रेशर की वजह से ये बॉन्ड टूट जाएगा और प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में, ऐसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स में जहां पे रो फैक्टर की जरूरत नहीं है और सिर्फ आरएनए के इंटरनल सीक्वेंस की वजह से ही टर्मिनेशन हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। ओके।